तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने विजयनगर और बहमनी एम्पायर की जो बैकग्राउंड है, उसकी फाउंडेशन किस तरह से हुई है, इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है, इसी सेशन के पार्ट 1 में मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। तो उसका टाइटल विजयनगर बहमनी एम्पायर पार्ट 1 रहेगा। तो पार्ट 1 आप जरूर देखें, उसके बाद इस पार्ट को आप देखना शुरू करें, पार्ट 2 को। तो पार्ट 1 में मैंने जो है संगम वंश पर ला करके ख़त्म कर दिया था, संगम और शालू वंश पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तुलु वंश की। जो मैंने आपको बताया, तुलु वंश जो है वो विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा जाता है। और तुलु वंश का जो फाउंडर था वो था वीर नरसिंह, ठीक है ना। वीर नरसिंह जो था वो तुलु वंश का फाउंडर था। अब तुलु वंश का सबसे पावरफुल जो राजा था वो था कृष्णदेव राय। विजयनगर एम्पायर का या तुलु वंश का सबसे पावरफुल राजा था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का जो समय है वो 1509 से 1529 के बीच में है। इसकी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उनकी बात हम करेंगे अलग से जब हम युद्धों की बात करेंगे, या किसने कौन सा शहर बसाया, किसने कौन सा मंदिर बसाया, क्या टाइटल लिए, उसके बारे में अलग से बात हम लोग करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी बात है कि कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक रहा। उसके बाद राजा बनता है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय। अच्छा, बीच में जो महीने 2 महीने या 6 महीने कुछ राजा रहे हैं जो कि बहुत उल्लेखनीय नहीं है, उनके नाम मैंने छोड़ दिए हैं बीच में, ठीक है ना। तो जो खास राजा हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय, फिर सदाशिव राय, और फिर सदाशिव राय का सेनापति था राम राय। राम राय, इस राम राय की वजह से ही राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था। तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध क्या था, इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, स्पेशली राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के बारे में। लेकिन फिलहाल जो फ्लो चल रही है राजाओं की, उसको मैं आपको बताता चलूँ कि इस सदाशिव राय का सेनापति था राम राय। राम राय जो था वो राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में मारा गया था। इसी राक्षसी तांगड़ी युद्ध के कुछ दिन बाद ही जो है तुलु वंश खत्म हो गया। और राम राय के छोटे भाई, राम राय का छोटा भाई था, उसका नाम था तिरुमल। राम राय का छोटा भाई था तिरुमल। इसने बाद में विजयनगर की जगह नई राजधानी बनाई तमिलनाडु में, पेनुकोंडा। और पेनुकोंडा को राजधानी बना करके इसने विजयनगर में नए वंश की सत्ता स्थापित की, जिस वंश का नाम हुआ बाद में अरविडु वंश, ठीक है ना। तो अरविडु वंश जो रहा आपका 1570 से 1650 तक रहा, ठीक है ना। वैसे इस वंश में सबसे ज़्यादा राज किया है वो संगम वंश ने किया, जो शुरुआती राजा थे ना। इसमें आप देखो ना, संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश, इसमें 4 राजवंश रहे। इसमें सबसे कम समय जो राज किया है वो शालू वंश ने किया है, और सबसे ज़्यादा समय जो राज किया है वो संगम वंश ने राज किया है। विजयनगर एम्पायर ने लगभग 300 साल तक राज किया है। कब शुरुआत हुई इसकी? 1336 से 1650 तक ये इसके अवशेष जो थे वो बने रहे। लगभग 300 साल तक विजयनगर एम्पायर ने राज किया है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर जैसे विजयनगर के कुछ राजा हैं तो उनके अलग अलग टाइटल भी हैं। उनके इधर फोकस है क्या, उनके अलग अलग टाइटल भी हैं। जैसे हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट जो हैं, इन्होंने राजा का टाइटल नहीं लिया, अपने आप को राजा महाराजा धीराज इस टाइप से कोई भी टाइटल इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी शुरुआती दौर था। बुक्का फर्स्ट जो था, हरिहर फर्स्ट के बाद बुक्का फर्स्ट जब राजा बना तो इसने जो टाइटल लिया था अपना, वो लिया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसने ये कहा था कि दक्षिण भारत में मुसलमानों के प्रवेश की वजह से हमारे धर्म जो है वो नष्ट हो रहे हैं, तो मैं अब धर्म ध्वजा को फिर से स्थापित करूंगा। इसीलिए इसने टाइटल लिया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, बुक्का फर्स्ट ने। हरिहर सेकंड ऐसा पहला राजा था विजयनगर एम्पायर में जिसने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। इससे पहले किसी ने राजा या महाराजा का टाइटल नहीं लिया था। तो हरिहर सेकंड विजयनगर एम्पायर में महाराजा धीराज का टाइटल लेने वाला पहला राजा था। इसी ने एक टाइटल और लिया था राज परमेश्वर। हरिहर सेकंड के टाइटल थे। अब इसके समय में विद्या और विद्वानों को, कला संस्कृति को खूब बढ़ावा मिला। किसके समय में? हरिहर सेकंड के समय में। कला संस्कृति समय में आर्ट है, कल्चर है, नॉलेज है ना, तमाम तरह के स्कॉलर हैं, उनको खूब बढ़ावा मिला हरिहर सेकंड के समय में। इसीलिए इसको टाइटल दिया गया राज व्यास या राज वाल्मीकि। क्वेश्चन आ सकता है किसको राज व्यास या राज वाल्मीकि कहा गया था? तो हरिहर सेकंड को कहा गया था। क्यों कहा गया था? कि उसने विद्या और विद्वानों को खूब भरपूर संरक्षण दिया था, ठीक है ना। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसको कहा गया। लेकिन रंगीला जो था कमजोर राजा था और ये बहुत ही ताकतवर राजा था। तो हरिहर सेकंड को कहा गया राजवास या राज वाल्मीकि। उसके बाद राजा बनता है देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट ने भी विद्या, कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया। और देवराय सेकंड के समय में विजयनगर जो था दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, विद्या, कला और संस्कृति, इस सब का केंद्र बन गया था। सवाल आएगा कि दक्षिण भारत में विजयनगर को किसने धर्म, कला और संस्कृति का केंद्र बनाया, विद्या का केंद्र बनाया? तो देवराय सेकंड ने बनाया, ठीक है ना।
सॉरी देवराय फर्स्ट ने बनाया, आई एम सॉरी, देवराय फर्स्ट ने बनाया, इसीलिए इसको टाइटल दिया मुक्ता सभागार। ठीक है ना। आप देखें ना भैया, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि राज व्यास या राज वाल्मीकि कौन था, हरिहर सेकंड था, तो मुक्ता सभागार कौन था, देवराय फर्स्ट था। और इसको मुक्ता सभागार क्यों कहा गया ये भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देवराय सेकंड आता है, इसको कहा गया महान शासक, गजट वेकर, हाथी हुआ स्वामी। गज माने हाथी और वेकर माने स्वामी, इसको कहा गया गजट वेकर या महान शासक देवराय सेकंड को। और संगम वंश का सबसे पावरफुल राजा था ये, ध्यान रखना, देवराय सेकंड संगम वंश का सबसे पावरफुल राजा देवराय सेकंड, और विजयनगर पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा कृष्णदेव राय। ठीक है ना। ओके। अच्छा, आप बता सकते हो सल्तनत काल में, सल्तनत में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था आपके नज़रिए से? आप किसको मानेंगे सबसे शक्तिशाली राजा सल्तनत काल में? ना, अलाउद्दीन खिलजी। भले ही साम्राज्य विस्तार सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक का था, लेकिन बुनियादें किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली राजा आप मानोगे तो मानोगे आप किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, ध्यान रखना, है ना। तो खैर विजयनगर में जो संगम वंश है, विजयनगर में जो संगम वंश है उसमें सबसे शक्तिशाली राजा गजट वेकर या महान शासक देवराय सेकंड, और विजयनगर एम्पायर में सबसे पावरफुल राजा वो है कृष्णदेव राय। बार बार इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये आएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो देवराय सेकंड है इसका एक टाइटल और भी है, इमाड़ी देवराय। देवराय सेकंड का एक टाइटल और भी इमाड़ी देवराय। अब इसका एक सेनापति था लक्ष्मण या लकन्ना, इसका सेनापति था लक्ष्मण या लकन्ना। इसने जो दक्षिण का जो समुद्र है, ये देख रहे हैं ना आप, दक्षिण का जो समुद्र है, उसने इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ के व्यापार को जो है तू कंट्रोल करेगा, ना केवल कंट्रोल करेगा बल्कि इसको आगे भी बढ़ाएगा। तो इसने लकन्ना या लक्ष्मण को, किसने? देवराय सेकंड ने लकन्ना या लक्ष्मण को दक्षिणी समुद्र का स्वामी बनाया। तो एक बार टाइटल आ गया था कि भाई किसको दक्षिणी समुद्र का स्वामी कहा गया, तो लकन्ना या लक्ष्मण को। ठीक है ना। फिर आता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को कहा गया है प्रौढ़ देवराय। यहाँ लिख रखा है ना मैंने मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन को कहा गया है प्रौढ़ देवराय। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद इन्हीं टाइटल की हम बात करें तो कृष्णदेव राय यहाँ पर आता है। कृष्णदेव राय को कहा गया है यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है। इसके अलावा आंध्र भोज और आंध्र पितामह। राजा भोज जो थे अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, विद्वता और शक्ति के लिए, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। तो उन्हीं की तर्ज पर कृष्णदेव राय ने भी ये काम किए और उसने टाइटल लिया आंध्र भोज या आंध्र पितामह। ठीक है ना। अभिनव भोज यानी कि नया, अभिनव भोज माने नया भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज जो थे वो कृष्णदेव राय के टाइटल थे। अभी जो अष्टदिग्गज हैं या अष्टप्रधान, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शायन आप बताओ, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? क्षमा, गौरी, गीता, हाँ शिवाजी। हाँ, ये कंफ्यूज होगा। अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के 8 प्रमुख मंत्री थे और अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 प्रमुख विद्वान थे, विविध विविध विषयों के, अलग अलग विषयों के, अष्टदिग्गज। ठीक है ना। ओके। तो यवनराज स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह कौन हुआ? कृष्णदेव राय। ठीक है। अब इसके बाद आता है इब्राहिम आदिल साहब को कहा गया अबला बाबा और जगत गुरु भी कहा गया है। इसकी बात बाद में करेंगे, जब हम बीजापुर की बात करेंगे, बीजापुर अहमदनगर की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात ही आती है कि विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बीच में जो झगड़े हुए थे, पहले पार्ट्स में आपको मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। इनके बीच में झगड़े का जो प्रमुख कारण था वो था रायचूर दोआब। ये रहा कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, इन दोनों के बीच में जो दोआब है ये इनके बीच में झगड़े का कारण था। इसके अलावा इन दोनों की सीमाएं मिलती थी, दोनों ही विस्तारवादी थे, तो झगड़ा जो था वो लाजमी था, झगड़ा हो नहीं था। तो विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बीच में झगड़े हुए। इस झगड़े की जो शुरुआत हुई सबसे पहले, अब मैंने यहाँ लिखा है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का उपजाऊ रायचूर दोआब। इसके अलावा विस्तारवाद, यानी कि दोनों ही अपने अपने एम्पायर को फैलाना चाह रहे हैं, तो झगड़े होना लाजमी है। धार्मिक भेद भी इसमें एक वजह हो सकती थी, क्योंकि ये उत्तर में मुस्लिम रियासतें और दक्षिण में हिंदू रियासतें हैं, तो धर्म के आधार पर भी अपनी जनता को भड़का रहे थे। वो भी एक वजह हो सकती थी, लेकिन वो खास वजह नहीं थी। सबसे खास वजह वो रायचूर दोआबी थी। उसके बाद कृष्णा और कावेरी घाटी के बीच का जो हिस्सा था, इस पर भी दोनों कब्जा करना चाह रहे थे, और मराठवाड़ा का जो इलाका था वहाँ पर भी ये कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है। फिर आती है बात कोंकण। कोंकण का जो इलाका है, ये वाला इलाका महाराष्ट्र में कोंकण का जो इलाका है, इस पर भी इन दोनों की नज़र थी, क्योंकि ये कोंकण का और गोवा का जो इलाका है ये व्यापार के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट था।
और क्या क्या विजयनगर हो, क्या बहमनी हो, सभी अपने व्यापार पर, विदेशी व्यापार पर कब्जा जमाना चाह रहे थे। सभी की ललक थी कि जो खास खास बंदरगाह हैं वो हमारे कब्जे में रहें। तो खैर ये इलाके जो थे इनमें झगड़े की वजह बने। अब यहाँ पर आती है बात के इस झगड़े की शुरुआत सबसे पहले किसने की। तो देखो कई किताबों में लिखा है कि बुक्का फर्स्ट ने इस झगड़े की शुरुआत की, तो वो गलत है। बुक्का फर्स्ट ने इस झगड़े की शुरुआत नहीं की है। हालांकि बुक्का फर्स्ट का झगड़ा जरूर हुआ है बहमनी राजाओं से, लेकिन बुक्का फर्स्ट ने इस झगड़े की शुरुआत नहीं की है। ध्यान रखना, इस झगड़े की जो शुरुआत की है सबसे पहले वो की है हसन गंगू ने। वही जो है ना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ जफर खां उर्फ हसन गंगू, जो बहमनी एम्पायर का फाउंडर था। सबसे पहला जो हमला किया है सन 1352 में उसने किया है हरिहर फर्स्ट पर। ठीक है ना, हसन गंगू ने हरिहर फर्स्ट पर सबसे पहले हमला किया था और विजयनगर का कुछ भाग छीन लिया था। विजयनगर का कुछ इलाका जो था इसने छीन लिया था। फिर बाद में सन 1367 में बुक्का फर्स्ट ने हमला किया था बहमनी एम्पायर पर। बुक्का फर्स्ट ने सन 1367 में बुक्का फर्स्ट ने हमला किया था। जवाब में उस समय जो राजा था बहमनी एम्पायर का वो था मोहम्मद शाह बहमन। मोहम्मद शाह बहमन ने हमला किया, मोहम्मद शाह बहमन ने इसको हरा दिया और इसी युद्ध में बहमन शाह ने सबसे पहली बार युद्ध में बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर बारूद और तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इसी युद्ध में या बुक्का फर्स्ट के खिलाफ बारूद और तोपों का इस्तेमाल हुआ था भारत में पहली बार। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार बारूद और तोपों का इस्तेमाल कहाँ हुआ, तो आमतौर पर हम बाबर आंसर दे दोगे आप, लेकिन वो गलत है। पहली बार भारत में जो बारूद और तोपों का इस्तेमाल हो गया था वो मोहम्मद शाह बहमन ने कर लिया था विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ, लेकिन ये छोटे लेवल पर हुआ था। बड़े लेवल पर फिर वो बाबरी हुआ। और अगर ऑप्शन में विजयनगर बहमनी ना हो तो आप जो है बाबरी आंसर देंगे, लेकिन अगर कह दे कि सबसे पहले कहाँ हुआ था तो दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनों के बीच में। ठीक है ना। हरिहर सेकंड ने क्या किया था, बहमनी एम्पायर से कर्नाटक में बेलगांव और गोवा ये इलाके छीन लिए थे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सबसे पहले गोवा पर कब्जा किसने किया, तो हरिहर सेकंड ने किया था। ठीक है ना, हरिहर सेकंड ने सबसे पहले मुस्लिम रियासतों से बेलगांव और गोवा छीन लिया था। लेकिन जो बहमनी राजा था फिरोज शाह बहमन, सबसे पावरफुल राजा था फिरोज शाह बहमन। बहमनों में याद रख लेना, बहमनों में सबसे पावरफुल जो राजा था वो था फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन ने इसको हरा दिया था और फिरोज शाह बहमन ने हरिहर सेकंड के लगभग आधे राज को छीन लिया था। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जब आप वीडियो रिवाइंड करेंगे तो लिख लेना। बहमनों में सबसे पावरफुल राजा फिरोज शाह बहमन था और इसने हरिहर सेकंड से लगभग उसका आधा राज छीन लिया था फिरोज शाह बहमन ने। ठीक है, फिर आता देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट जो था ये भी फिरोज शाह बहमन से हारा, फिरोज शाह बहमन से हारा। अच्छा, फिरोज शाह बहमन और विजयनगर के समय में जो 3 मैचों की सीरीज हुई दोनों के बीच में, उसमें फिरोज शाह बहमन 2-1 से जीत गया। उस सीरीज को 2-1 से जीत गया, ऐसे याद कर लेना। फिरोज शाह बहमन ने 3 हमले किए थे विजयनगर पर, 1 में हार गया था और 2 में वो जीत गया था। तो देवराय फर्स्ट को भी इसने हराया और इस तरह से हराया कि मजबूरी में देवराय को फिरोज शाह बहमन को अपना दामाद बनाना पड़ा, यानी कि अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा और इसके अलावा 10 लाख पैगोडा का इस पर जुर्माना रखा गया था, वो भी देना पड़ा विजयनगर एम्पायर को। किसने? फिरोज शाह बहमन ने। ठीक है ना। इसके अलावा पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट का इलाका था, ये इलाका जो विजयनगर एम्पायर के पास था, वो सारा का सारा इलाका बहमनों ने छीन लिया। ये झगड़े आगे भी चलते रहे। ठीक है साहब, आगे चलेंगे। यहाँ पर देवराय सेकंड भी हारा अहमद शाह बहमन से। देवराय सेकंड को हराया अहमद शाह बहमन ने। ठीक है साहब, और इस समय जो हुआ बहुत ही निर्दयी नरसंहार हुआ। स्त्रियों और बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया। बहुत सी स्त्रियों बच्चों की हत्या कर दी गई और बहुत सी स्त्रियों बच्चों को गुलाम बना लिया गया अहमद शाह बहमन के समय में। बहुत ही बड़ा भयंकर नरसंहार था ये। ठीक है ना। उसके बाद से फिर संगा वंश का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, और बहमनों को टैक्स देना पड़ा। बहमनों को टैक्स देना पड़ा का मतलब यह है कि विजयनगर एम्पायर को अब बहमन एम्पायर को टैक्स देना पड़ा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। विजयनगर को बहमनों को टैक्स देना पड़ा। इन झगड़ों का जो अंत हुआ वो हुआ कृष्णदेव राय के समय में। तो चलो फिर आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें। जैसे विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करें, इधर दिख रहा है सर ये, तो एक बुक है ए फॉरगॉटन एम्पायर। अभी जो मैंने आप बात कर रहा था ना राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, एक क्वेश्चन आता है कि राक्षसी तांगड़ी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो ये था सीवेल, है ना, रॉबर्ट सीवेल, यूरोपीय था ये। इस समय भारत आया हुआ था तो इसने ये युद्ध देखा था, है ना। तो इसी ने विजयनगर एम्पायर पर एक बुक लिखी है ए फॉरगॉटन एम्पायर। विजयनगर इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणित स्रोत है ये ए फॉरगॉटन एम्पायर। किसकी बुक है ये? रॉबर्ट सीवेल की। खूब आता है बालक, ए फॉरगॉटन एम्पायर रॉबर्ट सीवेल की बुक है ये। विजयनगर एम्पायर को जानने का बहुत ही अच्छा साधन है ये।
ठीक है। फिर अभी जो शुरुआत में हमने बातें की हैं वो ये हैं कि हरिहर बुक्का का जो क्लोइड एरिया था, मूल एरिया कहाँ था? कंप्ली कर्नाटक, यहीं से इन्होंने अपना मिशन शुरू किया था। ठीक है। और ये किसके संबंध थे? वारंगल के काकतीयों के संबंध थे। विद्यारण्य और सायन कौन थे? इनके गुरु थे। ठीक है ना। विद्यारण्य और सायन दो भाई थे, जिसमें से विद्यारण्य जो थे इनके गुरु थे, और विद्यारण्य बाद में इनके मुख्य पुरोहित भी बने थे, सलाहकार भी बने थे हरिहर बुक्का के। इन्होंने अनागोंडी का दुर्ग बनाया था तुंगभद्रा नदी के उत्तर में। ठीक है ना। बाद में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में इन्होंने विजयनगर शहर बसाया और उससे अपनी राजधानी बनाया था। तो इस पर विजयनगर में अलग अलग वंशों ने राज किया है, क्रमशः संगम वंश, शालू वंश, सुरवंश और अरविडू वंश। सबसे पहले कौन? संगम, और सबसे लास्ट में अरविडू। कभी कभी इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो संगम सालू तो अक्सर हमें याद रहता है, तुलु और अरविडू में दिक्कत हो जाती है। तो संगम तो सबसे पहला है, ध्यान रखना। वो अल्फाबेट में ए सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ ए सबसे लास्ट में आ रहा है। ऐसे भी अपने अपने तरीके, जैसे आप याद रखो, मुझे तो वैसे ही जुबान पर चढ़े हुए हैं, संगम, सालू, तुलुब और अरविडू। ठीक है, ओके। अच्छा, बहमनी साम्राज्य की फाउंडेशन कब हुई? 1347 में। 1347 से 1518 तक बहमनी एम्पायर रहा। 1347 से 1518 तक दक्षिण में बहमनी एम्पायर के नाम से रियासत चली। 1518 के बाद इसमें टूटन जो है वो शुरू हो गई। अब सवाल आता है कि बहमनी एम्पायर के अलग अलग हिस्से हुए। बहमनी एम्पायर जो था अलग अलग हिस्सों में टूट गया, कुल 5 हिस्सों में टूटा था। और सबसे पहले बहमनी एम्पायर से जो अलग हुआ था वो बरार अलग हुआ था। पहले के पार्ट में मैंने आपको बता रखा है बरार कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो अलग हुआ था वो बरार हुआ था। ठीक है ना। बहमनी एम्पायर की फाउंडेशन किसने की थी? तुर्क अफगान मुस्लिम भाई जफर खां और हसन गंगू। इसके बारे में काफी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, अब दोबारा क्या बताएं। तो जब बंटवारा हुआ तो सबसे पहले जो अलग हुआ बरार। बरार के बाद बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस तरह से ही कुल 5 रियासतें बनी। सबसे पहले अलग हुआ बरार, फिर बीजापुर, फिर अहमदनगर, फिर गोलकुंडा और लास्ट में बीदर। सबसे बाद में इसमें अलग हुआ बीदर। और बीदर को बाद में हड़प लिया था। बीदर को भी हड़प लिया गया था, बरार को भी हड़प लिया गया था। किसने हड़पा, कब हड़पा, अभी उसकी बात करेंगे। तो बरार की फाउंडेशन हुई 1484 में, बीजापुर की फाउंडेशन हुई 1489 से 1489-90 में, अहमदनगर की फाउंडेशन 1490 में, गोलकुंडा की फाउंडेशन 1512 से 18 के बीच में, और बीदर की फाउंडेशन जो हुई 1526 से 27 के बीच में। ठीक है। अब ये जो बरार है, इस पर जो राजवंश जिसने राज किया, ठीक है ना, इसमें इसका जो फाउंडर था वो था फतेहुल्लाह इमाद शाह। फतेहुल्लाह इमाद शाह। बरार का फाउंडर कौन था? फतेहुल्लाह इमाद शाह। इसी के नाम पर बरार में इस राजशाही को कहा गया इमाद शाही। बरार का फाउंडर कौन था? फतेहुल्लाह इमाद शाह। इसी के नाम पर इस राजवंश को कहा गया इमाद शाही, और इनकी राजधानी थी एलिचपुर। ठीक है। उसके बाद बीजापुर का जो फाउंडर था वो था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का फाउंडर था यूसुफ आदिल शाह। इसी के नाम पर इस पर जो वंश बना वो बना आदिल शाही, और इनकी पहली राजधानी थी नौरसपुर। उसके बाद अहमदनगर का फाउंडर था अहमद निजाम शाह। इसी के नाम पर अहमदनगर में जो राजशाही थी उसको कहा गया निजाम शाही, और इसकी कैपिटल थी अहमदनगर। ठीक है ना। गोलकुंडा का जो फाउंडर था वो था कुली कुतुब शाह। उसी के नाम पर इसके वंश को कहा गया यहाँ पर कुतुब शाही। ठीक है ना। और इसकी कैपिटल गोलकुंडा ही थी। बीदर का जो फाउंडर था वो था अमीर अली वरीद। उसी के नाम पर इसके राजवंश को कहा गया यहाँ पर वरीद शाही, और इसकी कैपिटल भी बीदर ही थी। हर बार अक्सर बहमनी एम्पायर से अक्सर ही क्वेश्चन आता है, चाहे आप वनडे एग्जाम देने जाना, चाहे आईएएस का एग्जाम देने जाना। ये इनकी लिस्ट देता है वो, और लिस्ट देने के बाद कहता है इनको मैच करो। कभी कभी एक सीधा सवाल पूछ लेगा कि ये कुतुब शाही कहाँ है, निजाम शाही कहाँ है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे भी याद करो, कोई सा भी इसका फार्मूला बनाओ, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। और देखो, याद करने के लिए कोई घुट्टी नहीं है, कोई ट्रिकी कुछ नहीं है। इसको जितनी बार पढ़ोगे आप, जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा बार ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा आपका, है ना। कीर्ति पता नहीं कहाँ मोबाइल में लगी पड़ी है ना, पता नहीं किस दुनिया में खोए में। अरे छोड़ो व्यापार को अच्छा, ठीक है साहब। तो ये हो गया, ये सारा हो गया डिस्कशन। उसके बाद ये भी सारा हो गया, टाइटल की बात भी मैंने कर ली। और ये यहाँ पर जैसे अभी जो इधर दिखाना सर, इमरान जी थोड़ा सा इधर दिखाना। ये अलग अलग चीज़ें जो मैं अभी पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपसे डिस्कस कर भी चुका हूँ, उसी से रिलेटेड है। जैसे हरिहर बुक्का है, तो हरिहर बुक्का कहाँ पर? काकतीय वंश के सामंत थे। काकतीय कहाँ पर हुआ? वारंगल। वारंगल कहाँ हुआ? वारंगल वर्तमान तेलंगाना में, है ना। हसन गंगू किसका इक़्तिदार था? एमबीटी का। हरिहर बुक्का किसके पुत्र थे? संगम के। बुक्का फर्स्ट कौन था? हरिहर फर्स्ट का भाई था। हरिहर सेकंड कौन था? बुक्का फर्स्ट का बेटा था। इन चीज़ों को मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, हम लोग इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है ना।
हसन गंगू को किसी ब्राह्मण ने पाला था, सो इसने टाइटल लिया था बहमन शाह। हसन गंगू को बचपन में पाला था किसी ब्राह्मण ने, इसीलिए इसने टाइटल लिया था बाद में बहमन शाह का, इसीलिए एम्पायर कहा गया था बहमनी एम्पायर। इसने जजिया नहीं लिया था, ये ऐसा राजा था, इसने हिंदुओं पर जजिया कर नहीं लगाया था। शायद उसका असर वही रहा होगा क्योंकि इसको स्वयं को एक ब्राह्मण ने पाला था, और शायद ये दक्षिण भारत में उसे पता है कि मुस्लिम मुट्ठी भर हैं तो समरसता लाना चाह रहा होगा, इसलिए इसने जजिया टैक्स नहीं वसूला था। किसने? हसन गंगू या जफर खां या अलाउद्दीन बहमन शाह ने। हरियर फर्स्ट ने जो अपना एम्पायर बनाया था मूल रूप से कर्नाटक में विजय देखो जो बहमनी एम्पायर है या अहमदनगर एम्पायर है उसका जो मूल एरिया था वो महाराष्ट्र था, उसी तरह से विजयनगर एम्पायर का जो मूल एरिया है वो कर्नाटक है। इसने हरियर फर्स्ट ने कर्नाटक में होयसोल जो राजवंश था जिनकी राजधानी है द्वार समुद्र, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र है, उसको जीता था। जो विस्तार की जो शुरुआत हुई विजयनगर एम्पायर की, उसकी जद में सबसे पहले जो आए वो आए होयसोल आए, तो हरियर फर्स्ट ने होयसोलो को जीता। उसके बाद बुक्का फर्स्ट आया। बुक्का फर्स्ट ने तमिलनाडु में जो राजवंश था पांड्य, किसी समय में पांड्य राजवंश जो था वो लगभग पूरे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैल चुका था, लेकिन धीरे धीरे ये भी सिकुड़ने लगे थे। तो पांड्यों की राजधानी कहाँ थी सोनू? कांची। पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी कांची, है ना, वो वाली कांची नहीं, कांची रे गाना सुना है ना, कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा ना जा दिल तोड़ के, सुना है ना? नहीं सुना? बस सुन लिया करो, ये भी आजकल के सुनोगे। कौन से? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर, भैया दिल तो गलती करे ना ही करे तो अच्छा है, चले आगे, है ना। इस उम्र में तो ना ही करे, पहले कैरियर फिर दिल गलती करे, फिर गलती नहीं गलते करे, जितने गलते करे, लेकिन अभी नहीं है। कितने चले भाई, कहाँ थे, है ना, दिल गलती कर बैठा है, अच्छा है वैसे सुनने में अच्छा लगता है। ओके आगे चले। तो बुक्का फर्स्ट क्या है, कहाँ तुम चले गए? कांची से, कांची से पता नहीं कहाँ घुमाया मैं। तो पांड्य वंश था तमिलनाडु में था, इनकी राजधानी अब थी मदुरै। कांची भी इनकी राजधानी रही, लेकिन अब इनकी राजधानी थी मदुरै। मदुरै कहाँ पर है? बैगाई नदी के किनारे, यहाँ पर बेटा ना, चलो नक्शा बना हुआ लगे हाथ, ये है, ये रही आपकी बैगाई नदी, इसी के आसपास है मदुरै, ठीक है। कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा माइक यहाँ रह गया, ओहो कोई बात नहीं, हाँ हमारे स्टूडेंट ने ध्यान दिलाया कि सर माइक तो नीचे रह गया, कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही होगी। अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि पता नहीं सर अब कहाँ से माइक हटाओ, कहाँ से लगा, कुछ पता नहीं, आवाज़ तो आ रही होगी क्योंकि मैं इतना जोर से चीख रहा हूँ। ओके चले सर, तो आप पहले नहीं बता सकते थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे, अच्छा आपका ध्यान अब गया, ठीक है, माइक हट गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, हो जाता है, क्या करें, ठीक है। ओके तो बुक्का फर्स्ट ने, ध्यान रखिए, बुक्का फर्स्ट ने मदुरै को जीता था, ठीक है ना, पांड्यों से मदुरै को जीता था। ये कह सकते हैं कि पांड्यों को इन्होंने लगभग बिल्कुल खत्म कर दिया था, पांड्य वंश जो था खत्म हो गया, विजयनगर ने पांड्यों को समूल नष्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा कृष्णदेव राय मैंने आपको बताया विजयनगर वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और पुर्तगाली जो थे ना, अच्छा भारत में जो कहते हैं ना अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं होते थे, तो अच्छी नस्ल के घोड़े जो आते थे खास करके मध्य एशिया से आते थे। अब मध्य एशिया से व्यापार का जो रास्ता था, रूट था, ये था कोंकण और गोवा। यहाँ के जो बंदरगाह थे ना, ये यहाँ से इन बंदरगाहों के रास्ते से मध्य एशिया को व्यापार होता था। और इस सवाल भी आता है कि भारत के विदेशी आयात में उस समय सबसे बड़ी मद कौन सी थी? घोड़े, अरबी नस्ल के घोड़े, है ना। आज भी देखो आप, भारत के विदेशी आयात में सबसे बड़ी मद कौन सी है? रक्षा खरीद, है ना, डिफेंस खरीद, आज भी देख रहे हो ना आप। तो उस समय घोड़े, युद्ध में घोड़े काम आते थे, तो अच्छी नस्ल के घोड़े हमारे नहीं मिलते थे, तो चाहे वो बहमनी हो, चाहे वो तुर्क हो, या मुगल हो, या विजयनगर हो, सभी को अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए थे। तो अब कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को मजबूर किया, पुर्तगाली 1498 में आ चुके थे और व्यापार पे इनका कब्जा हो गया था धीरे धीरे। तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को मजबूर किया था कि आप हमें घोड़ों के व्यापार पर बहमनों से वरीता दोगे। वरीता का मतलब प्रेफरेंस, यानी कि पहले हमें दोगे घोड़े, उसके बाद जो कुछ बचे खुचे हमसे कुछ बच जाए तो बहमनों को दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। और पुर्तगालियों को इस दबाव में झुकना पड़ा था, ठीक है साहब। तो पुर्तगालियों को घोड़ा व्यापार हेतु अरबों पर विजयनगर को वरीयता दो। किसने कहा? अरबों पर नहीं, बहमनों पर, अरबों पर नहीं, बहमनों पर। यहां पर मुझे लिखना चाहिए था बहमनों पर, बहमनों पर विजयनगर को वरीयता दो। और इसके अलावा कर्नाटक में शिव समुद्रम और उसके आसपास का इलाका है, इसने बहमनियों से छीना। बहमनियों से इसने गोवा और बेलगांव छीना, रायचूर दोआब छीना, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया। ये सवाल कई बार आता है कि किसने, विजयनगर के किस राजा ने उड़ीसा के गजपति यानी कि हाथियों का स्वामी राजा प्रताप रुद्रदेव, काफ़ी शक्तिशाली राजा था, उसको हराया। और उड़ीसा का ज़्यादातर हिस्सा इसने छीन लिया था, कृष्णदेव राय ने,
ठीक है ना। उदयगिरी छीना, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराया और इसका जो किला था गुलबर्गा वो ध्वस्त कर दिया। इसी से रायचूर दोआब भी छीना। इसके अलावा बीदर के महमूद शाह को हराया और इसका जो अदोनी का किला था वो ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा जो गुलबर्गा है उसको भी इसने ध्वस्त कर दिया था। इस तरह से कृष्णदेवराय बना विजयनगर का सबसे ताकतवर राजा। ठीक है साहब। तो विद्यारण्य जो थे वो इनके गुरु थे, सायण वेदों के भाष्यकार थे, वो दोनों भाई थे। क्योंकि सिंपल सा पता चला, आप पूरा विजयनगर बहमनी रटते रहे। सवाल क्या आया कि दक्षिण भारत की पहली स्वतंत्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बहमनी। और दक्षिण और क्या माधव और विद्यारण्य किसके गुरु थे? हरिहर और बुक्का के। तो खैर आसान सवाल आएगा तो सभी के लिए वो आसान होगा, लेकिन आपने नज़र रखनी है कि आसान गलत ना हो और कठिन और का गलत हो जाए, तुम्हारा सही हो जाए। ठीक है। तो इस सेशन में बस इतना ही। ये पार्ट 2 था सर, पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।